गुड इवनिंग स्टूडेंट। क्लास 8 एनसीईआरटी इतिहास की इस महत्वपूर्ण कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 9, चैप्टर 9, महिलाएं, जाति एवं सुधार। तो अब तक हमने 8 चैप्टर पढ़ लिया है। आज हम 9वां लेसन पढ़ने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, इतिहास केवल राजाओं और योद्धाओं की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन लोगों की भी कहानी है जिन्हें समाज को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष किया। एक समय ऐसा था जब महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था। जाति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था और समाज कई कुरीतियों से जकड़ा हुआ था। लेकिन कुछ साहसी लोगों ने इन बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई और बदलाव की नई शुरुआत की। आज हम इन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट, सोचिए, अगर किसी ने अन्याय के खिलाफ आवाज ना उठाई होती तो क्या आज हमारा समाज इतना आगे बढ़ पाता। यही हमें इस अध्याय से सीखने को मिलेगा कि एक व्यक्ति का साहस और सही सोच पूरे समाज को बदल सकती है। याद रखिए, परिवर्तन की शुरुआत हमेशा एक छोटे कदम से होती है, लेकिन वही कदम इतिहास रच देता है। तो तैयार हो जाइए ये जानने के लिए कि महिलाओं की शिक्षा, जाति समानता और सामाजिक सुधारों की इस यात्रा ने भारत को कैसे नई दिशा दी। आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रेरणादायक अध्याय, महिलाएं, जाति एवं सुधार। स्टूडेंट, जो समाज अपनी बेटियों को शिक्षित करता है वह केवल एक पीढ़ी नहीं बल्कि पूरे भविष्य को शिक्षित करता है। तो आइए हम अपने अध्याय को पढ़ते हैं और समझते हैं, क्योंकि ये अध्याय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथियों, 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज में कई सामाजिक कुरीतियां प्रचलित थी। महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता था, बाल विवाह आम था और विधवाओं का जीवन अत्यंत कठिन होता था। इन समस्याओं को दूर करने के लिए अनेक समाज सुधारकों ने प्रयास किया, जैसे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरोध में आंदोलन चलाया, और जिसके परिणाम स्वरूप 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर को भी जानते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और महिलाओं की शिक्षा के लिए कार्य किया, और 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। आपने सावित्री बाई फुले का नाम भी सुना होगा, और ज्योतिराव फुले का भी नाम सुना होगा। महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने में सावित्री बाई फुले और ज्योतिबा राव फुले, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने लड़कियों और दलित बच्चों के लिए विद्यालय खोले। एक और नाम है पंडित रमाबाई। आपने इनका भी नाम सुना होगा कि पंडिता रमाबाई ने भी महिलाओं के अधिकार और शिक्षा के लिए संघर्ष किया। जाति व्यवस्था के कारण निम्न जातियों के लोगों को अनेक भेदभाव का सामना करना पड़ता था, जो कि ज्योतिबा राव फूले, नारायण गुरु और बाद में डॉक्टर अंबेडकर जैसे नेताओं ने भी जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और समानता तथा सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष किया। इस अध्याय में हमें ये समझने को मिलता है कि समाज में परिवर्तन एक दिन में नहीं आता, बल्कि इसके लिए साहस, शिक्षा और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। समाज सुधारकों को संघर्षों ने महिलाओं, दलितों और वंचित वर्गों को सम्मान और अधिकार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका दिलाई। डियर स्टूडेंट, आप
सबको पता है कि समाज तभी आगे बढ़ता है जब हर व्यक्ति को समान अवसर और समान सम्मान प्राप्त हो। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, आप लोगों को पता ही है कि उन्होंने संविधान में समानता का अधिकार दिलाया भी है, जो कि आप लोगों को जानना भी जरूरी है। आप अपने अधिकार को पूरी तरह जानने की कोशिश भी करिएगा। हमारा ये अध्याय महिलाएं, जाति एवं सुधार। ये अध्याय हमें सिखाता है कि शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय किसी भी प्रगतिशील समाज की आधारशिला है। हमें हर प्रकार के भेदभाव का विरोध करते हुए एक समान और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में योगदान देना चाहिए। डियर स्टूडेंट, हम इस चैप्टर की अब पढ़ते हैं। एक मिनट। आप स्क्रीन पर महिलाएं, जाति एवं सुधार देख सकते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है कि बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की जिंदगी कैसी रही होगी? आजकल मध्य वर्गीय परिवारों की ज्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं और उनमें बहुत सारी लड़कियों के साथ पढ़ती भी हैं। बड़ी होने पर उनमें बहुत सारी लड़कियां कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाती हैं और विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती हैं। कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना जरूरी है और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति व समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं। यहाँ तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं और पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती हैं और चुनाव लड़ सकती हैं। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाती हैं। गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं या मिलते ही नहीं हैं। और बहुत सारी परिवारों में लड़कियां अपनी इच्छा अनुसार पति भी नहीं चुन सकती। 200 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे। कितने साल पहले? 200 साल पहले। सोचिए, 200 साल पहले और आज के जमाने में कितना भिन्न है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो 200 साल पहले ज्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी। 200 साल क्या, आप अभी आजादी से पहले ही देख लीजिए, आजादी के बाद भी होता ही था। हिंदू व मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज्यादा पत्नियां रख सकते थे तब। देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाएं। आपने सती प्रथा का नाम सुना ही होगा। आप आप ये बताइए कि सती प्रथा को खत्म किसने किया? उस गवर्नर का नाम बताइए। सॉरी। इस तरह स्वेच्छा से या जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महिमा मंडित किया जाता था, जो अपने पति के साथ चल जाती थी। सती शब्द का अर्थ है सदाचारी महिला। अब सदाचारी का अर्थ क्या है, आप बताइए। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे और शिक्षा तक महिलाओं की प्राय कोई पहुंच नहीं थी। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्दी विधवा हो जाएगी। सोचिए कितनी बड़ी जेहालत थी उस टाइम। उस समय स्त्रियों की दशा कैसी रही है और आज स्त्रियों की दशा कैसी है, आप कल्पना कर सकते हैं। समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था, ज्यादातर इलाकों में लोग जातियों में भी बटे हुए थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति का मानते थे। इसके बाद व्यापार और महाजनी आज से जुड़ी जातियां, जिन्हें प्राय वैश्य कहा जाता है, का स्थान आता है। फिर काश्तकार आते हैं, बुनकर व कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे, जिन्हें शूद्र कहा जाता था। इस श्रेणी क्रम की सबसे निचले पायदान पर ऐसी जातियां थी जो गांवों शहरों को साफ सुथरा रखती थी या ऐसे काम धंधे करती थी जिन्हें ऊंची जातियों के
लोग दूषित कार्य मानते थे। यानी ऐसा काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। ऊंची जाति या निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थी। आप आपने भीमराव अंबेडकर की कहानी भी पढ़ी होगी कि भीमराव अंबेडकर को किस तरीके से एक क्या टांगे वाले ने उनको अपमानित किया और उनको अपने टांगे पे बैठने नहीं दिया, क्योंकि भीमराव अंबेडकर भी एक निचली जाति के थे जिसे वो लोग अछूत मानते थे। इन अछूत लोगों को ये लोग अपने मंदिरों में प्रवेश करने नहीं देते थे। स्वर जातियों के इस्तेमाल वाले कुओं से पानी निकालने या ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं होती थी। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। इन्हीं सब वजहों की वजह से भीमराव अंबेडकर ने संविधान में एक बाकायदा एक आर्टिकल दिया है कि जिसमें इनका पूरा अधिकार लिखा गया है कि उनकी उन्हें तालाबों नदियों में पानी पीने की इजाजत दिया जाए, कुएं से पानी भरने की छूट हो, मंदिरों में प्रवेश करने की छूट हो, और बाजारों में या फिर जो सार्वजनिक क्या दुकानें होती हैं उनमें सामान खरीदने की छूट हो। इसके लिए उन्होंने बाकायदा आर्टिकल संविधान में लिख दिया है। अगर कोई उसका उल्लंघन करते हुए मिलेगा तो कानून में उसे सख्त सजा मिलती है। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें बहुत सारे कायदे कानून और नजरिए धीरे धीरे बदलते गए। आइए देखेंगे ऐसा कैसे हुआ। पहला कि परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। इसकी एक अहम वजह ये थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तिकाएं छप रही थी। ये चीजें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज्यादा लोगों की पहुंच में थी, जिनके बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। लिहाजा आप लिहाजा आम लोग भी उन चीजों को पढ़ सकते थे। उन्हें बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिख सकते थे और अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। और नए शहरों में तमाम तरह की सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों और कभी-कभी महिलाओं के बीच चर्चा होती रहती थी। और ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों से जुड़ी होती थी। इस तरह की बहसें अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से शुरू होती थी। आप राजा राम मोहन राय 1772 से 1833 ईस्वी तक, इनका जन्म 1772 में और इनकी मृत्यु कितने में हुई, 1833 में। इसी तरह के एक सुधारक थे। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया, जिसे बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया। राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। हम्म, आप यहाँ पे राजा राम मोहन राय की इमेज भी देख सकते हैं। ये है राजा राम मोहन राय। आप यहाँ पे देख लें। राम मोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज्यादा स्वतंत्र समानता के पक्षधर थे। ये विधवा पुनर्विवाह के भी पक्षधर थे।
और उन्होंने इस बारे में लिखा है कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों में बांध कर रखा जाता था। राजा राम मोहन राय कहते हैं, उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित कर दी जाती थी और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं दी जाती थी। कब? यहाँ पे राजा राम मोहन राव 1772 से 1833, आप देख सकते हैं। तो ये 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी की बात चल रही है। विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश राजा राम मोहन राय ने काफी की थी। राजा राम मोहन राय इस बात से काफी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी जिंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी। आपने भी बताया नहीं कि सती प्रथा का को खत्म किसने किया था? आप उस गवर्नर का नाम जल्दी जल्दी बताएं। राजा राम मोहन राय संस्कृत, फारसी तथा अन्य कई भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए ये सिद्ध करने का प्रयास भी किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। आपने अध्याय 7 में भी पढ़ा ही होगा। 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। वे राजा राम मोहन राय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दी थी। ये लाइन काफी इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगा। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 में लगा। राजा राम मोहन राय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई उसे बाद के सुधारकों ने भी अपनाया। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हों। इसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ हैं। राजा राम मोहन राय अपने दौर के काफी विद्वान व्यक्ति थे और इनके संघर्ष, इनके प्रयास काफी सफल भी हुए। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि पहले हम उन्हें लकड़ियों में बांध देते हैं। ये एक सती प्रथा की कहानी है जो कि राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रस्तुत की गई है। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों का प्रसार करने के लिए बहुत सारे पर्चे लिखे थे और इनमें से कुछ पर्चे किसी खास रिवाज के समर्थक और आलोचकों के बीच बहस के रूप में लिखे गए थे। तो यही एक सती प्रथा के बारे में भी एक उदाहरण है कि सती सती के समर्थक क्या कहते थे। जो सती प्रथा के समर्थक थे वो कहते थे कि औरतें कुदरती तौर पर कम समझदार, बिना दृढ़ संकल्प वाली, भरोसे के योग्य नहीं होती हैं। उनमें बहुत सारी खुद ही अपने पति की मृत्यु के बाद उसके साथ जाने की कामना करने लगती हैं, परंतु वे कहीं धधकती आग से भाग ना निकले इसलिए पहले हम उन्हें चिता की लकड़ियों में कसकर बांध देते हैं। ये जो है सती प्रथा के समर्थक कहते हैं और सती विरोधी उनके विपक्ष में क्या कहते हैं कि आप लोगों ने महिलाओं को अपने स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका ही कब दिया। जब ये कह रहे हैं कि औरतें कुदरती तौर पर कम समझदार होती हैं तो ये लोग क्या कह रहे हैं कि आप लोगों ने महिलाओं को अपने स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका ही कब दिया। फिर भला तुम ये कैसे कह सकते हो कि उनमें समझ नहीं होती है? अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति ना समझ सकता हो या पढ़ाई गई चीजों के को ग्रहण ना कर पाए तो हम उसे अक्षम मान सकते हैं, परंतु अगर तुम औरतों को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे तो तुम्हें कमतर केस कैसे कह सकते हो? ये भी बिल्कुल सही है। आप कल्पना कर कीजिए अगर आप उस दौर के रहती और
कोई आपको सती होने के लिए कहता, तो आपके मन में क्या भावना उत्पन्न होती? उदाहरण के लिए प्रसिद्ध समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था। अंग्रेज सरकार ने उनका ये सुझाव मान लिया और कब 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया गया। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे, उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार भी कर दिया। तो 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित हुआ। आप इसको नोट कर लीजिएगा और इसको याद करिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं। आगे की 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाके में वीरेशलिंगम कुंतलू ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। किसने? वीरेशलिंगम कुंतलू ने। लगभग उसी समय बंबई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। और उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया था। और इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफी कम थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। आज भी आप हिंदू समाज में देख सकते हैं कि विधवाओं की शादियां बहुत ही कम होती हैं। इस तरह रूढ़िवादी तबके इस नए कानून का विरोध करते रहे। आप यहाँ पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर को देख सकते हैं, ये है उनकी एक फोटो। आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर को देख सकते हैं। लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं। बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है, जो कि बिल्कुल सही भी है। कलकत्ता में विद्यासागर और बंबई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह की प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। ये तो आज भी सबको लगता है। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति की देखरेख में घर पर ही पढ़ाया जाता रहा। तो कई महिलाओं ने बिना किसी की मदद लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीखा। क्या आपको याद है कि पिछले साल की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक में आपने राज सुंदरी देवी के बारे में क्या पढ़ा था? वे ऐसी महिलाओं में से थी जिन्होंने रात में दिए की टिमटिमाती लौ में चोरी छिपे ही लिखना पढ़ना सीखा था। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिबा राव फूले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी। उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। और 19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ। इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में पढ़ें। महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी। महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी। महिलाओं के बारे में महिलाएं क्या लिखती थी कि 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला।
बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी, जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। वह रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचना थी। उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है। और 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने लगी थी। इतने में आते आते 1880 में आते आते उनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिका बन गईं। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी और उन्हें समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी। ये है पंडिता रमाबाई। इन सबको आप अपना आइडियोलॉजी मान सकते हैं, इनको आप अपना आइडियल बनाइए और इनकी तरह बनने की कोशिश भी करिए। ये पंडिता रमाबाई संस्कृत की महान विद्वान थी। उनका मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वहां महिलाओं को ऐसी चीजें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सके। जाहिर है कि इन सब बातों से रूढ़वादी खेमे के लोग काफी अलग आग बबूला हुए होंगे। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा था कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं, जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। रूढ़वादी मुसलमान भी इन बदलावों के नतीजों को लेकर चिंतित थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव महसूस समूह बनाने लगी। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में हिस्सा भी लिया। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांग का समर्थन किया। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा। परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं मिल जाती, तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में जोर लगाना चाहिए। बाल विवाह के विरुद्ध कानून। आप यहाँ पे एक दुल्हन को देख सकते हैं, जो कि ये 8 साल की एक छोटी सी बच्ची है। आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको खुद से याद कर पढ़ लेना। आगे है जाति और समाज सुधार। क्या है? जाति और समाज सुधार। तो देखते हैं कि हमने अभी जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया है, उनमें से कई जाति गैर बराबरी के भी विरोधी थे। राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था, जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया था। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। इन सुधारकों और संगठनों के सदस्यों में बहुत सारी ऊंची जातियों के लोग थे। गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जाति कायदे कानूनों का उल्लंघन करते थे, जिससे अपने जीवन में
भी जाति पूर्वाग्रहों और बंधनों से निजात पा सकें। कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदाय और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। इस प्रकार इन बच्चों की बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के लिए साधन मिलने लगे थे। उसी समय बहुत सारे गरीब लोग शहरों में निकल रही नई नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर भी जा रहे थे। नए कारखानों और नगर पालिकाओं में नई नौकरियां निकल रही थी। अध्याय 6 में आप शहरों के विस्तार के बारे में पढ़ चुके हैं। कल्पना कीजिए कि इससे मजदूरी की कितनी मांग पैदा हुई होगी। और शहरों में नालियां बनाई जानी थी, सड़कें बिछनी थी, इमारतों का निर्माण होना था और शहरों को साफ किया जाना था। इसके लिए कुलियों, खुदाई करने वालों, बोझ ढोने वाले, ईंट बनाने वालों, नालियां साफ करने वालों और सफाई कर्मियों, पालकी ढोने वालों, रिक्शा खींचने वालों की जरूरत थी। ये श्रम कहाँ से आया? इन कामों को संभालने के लिए गांवों और छोटे कस्बों के गरीब शहरों की तरफ जाने लगे, जहां मजदूरी की मांग पैदा हो रही थी। और शहर जाने वालों में बहुत सारे निम्न जातियों के लोग भी थे। कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदि स्थान पर बागानों में काम करने भी चले गए। और नए स्थानों पर काम अक्सर बहुत कठोर था, परंतु गरीबों, निचली जातियों के लोगों को ये गांव में सवर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था, इसलिए वो लोग चले गए। जूते कौन बना सकता है? आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि जूते कौन बना सकता है। ये ऊंची जाति का है और ये छोटी जाति के लोग। आप इसका भी स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लें। इसके अलावा दूसरी तरह की नौकरियां भी सामने आई। उदाहरण के लिए सेना में भी लोगों की जरूरत बढ़ गई। अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई। और दलित आंदोलन के नेता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे। आप यहाँ पे 1829 में बम्बई प्रेसिडेंसी में अछूतों की सरकारी स्कूलों में घूमने नहीं दिया जाता था का एक दृश्य देख सकते हैं। और ये है गुजरात के दुबला समुदाय के लोग बाजार के लिए आम ढोकर ले जा रहे हैं। दुबला मजदूर सवर्ण जमींदारों के पास मजदूरी करते थे। वे उनके खेत संभालते थे और जमींदार के घर आंगन में तमाम छोटे बड़े काम करते थे। कौन? दुबला मजदूर। समानता और न्याय की मांग। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की थी। किसने की थी? घासीदास ने। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जिन्होंने, एक मिनट, हाँ, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मथुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया, जिसे आज केरल कहा जाता है। वहां एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। उनका एक महत्वपूर्ण कथन था, ओरु जाति ओरु मतम, ओरु दयम मनुष्यानु, मानवता की एक जात, एक धर्म, एक ईश्वर।
और इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो गैर ब्राह्मण जातियों से थे और उनके बीच ही काम करते थे। उन्होंने उन आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी। उन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया। ये हैं श्री नारायण गुरु। आप इनको चित्र में देख सकते हैं। श्री नारायण गुरु। आप देखते हैं गुलाम गिरी। निम्न जाति नेताओं में ज्योतिराव फूले सबसे मुखर नेताओं में से थे और 1827 में जन्मे ज्योतिराव फूले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी। बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। फूले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिसों आर्यों के आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना लिया था। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को नीच निम्न जाति वाला मानने लगे। फुले के अनुसार ऊंची जातियों को उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के देसी लोगों की कथित निम्न जाति लोगों की है। और फुले ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ स्वर्ण युग था। कौन सा युग था? स्वर्ण युग था। तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे और मराठा देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों और अतिशूद्रों को जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। फूले द्वारा स्थापित किए गए सत्यशोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। मैं यहाँ और तुम वहाँ। ये भी आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं। 1873 में फूले ने गुलामी नामक एक किताब लिखी। इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। फूले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमरीकियों को समर्पित कर की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया। इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया। जैसा कि इस उदाहरण से पता चलता है कि फूले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना के सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया था। वह उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतों और निम्न जातियों को के अपमानपूर्ण हालात के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। जाति सुधार का ये आंदोलन 20वीं सदी में भी पश्चिम भारत में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और दक्षिण में ईवी रामास्वामी नायकर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चलता रहा। आगे कि मंदिरों में कौन जा सकता था? अंबेडकर एक महान परिवार में पैदा हुए थे। बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नजदीक से देखा था कि रोजाना की जिंदगी में जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है। स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर जमीन पर बैठना पड़ता था क्योंकि वो निम्न जाति के थे। उन्हें अछूत माना जाता था। उन्हें स्वर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलकों से पानी पीने की इजाजत नहीं थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई थी और 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना पर काफी लिखा। सन 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हुए कि दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए। वे पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है।
आगे है कि गैर ब्राह्मण आंदोलन। गैर ब्राह्मण आंदोलन 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। ये प्रयास उन ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए, उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज है जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों, देसी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिण भूभाग पर विजय हासिल की थी। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को भी चुनौती दी। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायकर एक मध्यवर्गीय परिवार में पले बढ़े थे। अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया था। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने, परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया हुआ है, तो उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी। इस दावत में निम्न जातियों और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया था। पेरियार को समझ आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। कितनी पेरियार ने, उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृत के असली वाहक अछूत ही हैं, जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया है। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे, खासतौर से मनु द्वारा रचित संहिता भगवत गीता और रामायण की। वे एक कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। ये दलीलें लोगों को सहज रास नहीं आई। निम्न जाति नेताओं के भाषणों, विचारपूर्ण लेखन और आंदोलनों से उच्च जाति राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्मसमर्थन और आत्मालोचना की प्रक्रिया शुरू हुई। परंतु रूढ़वादी हिंदू समाज ने भी उत्तर में सनातन धर्म सभाओं तथा भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए इन रुझानों को सख्ती से विरोध किया। इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जाति ऊंच नीच को जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई आंच ना आए। वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली है। औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष चलते रहे और आज भी जारी है। आप यहाँ पे सुधारों के लिए संगठित होना, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रह्मो समाज, डेरेजियो एवं यंग बंगाल और रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद, प्रार्थना समाज, वेद समाज, अलीगढ़ आंदोलन, सिंह सभा आंदोलन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको खुद से रीड कर लीजिएगा। आगे की अन्यत्र। तो विद्यार्थियों, ये रहा हमारा आज का चैप्टर चैप्टर महिलाएं जाति एवं सुधार। अध्याय के माध्यम से हमने जाना कि किस प्रकार समाज में फैली कुरीतियों, भेदभाव और असमानताओं को दूर करने के लिए अनेक समाज सुधारकों ने संघर्ष किया। यदि राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सावित्री बाई फूले और ज्योतिराव फूले जैसे महान लोगों ने साहस न दिखाया होता, तो शायद समाज में परिवर्तन इतनी जल्दी संभव नहीं होता। इस अध्याय से हमें ये सीख मिलती है कि परिवर्तन की शुरुआत हमेशा एक व्यक्ति की सोच से होती है। जब हम अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं और सही का साथ देते हैं, तब हम भी समाज में बदलाव ला सकते हैं। याद रखिए, शिक्षा केवल परीक्षा पास करने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये समाज को समझने और उसे बेहतर बनाने की शक्ति भी देता है। इसलिए हमेशा सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और सही बात के लिए आवाज उठाने की साहस रखिए। और आज की कक्षा यही समाप्त होती है।
यदि आपको ये अध्याय अच्छा लगा तो एक बार स्वयं भी पढ़िए और सोचिए कि आप अपने जीवन में समानता, सम्मान और न्याय जैसे मूल्यों को कैसे अपना सकते हैं। डियर स्टूडेंट, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदल सकते हैं। जो व्यक्ति समाज की बुराइयों को देखकर चुप नहीं रहता, वह इतिहास बदलता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिनाइयों के सामने झुकते नहीं, बल्कि उन्हें से सीख कर आगे बढ़ते हैं। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, अगली कक्षा में एक नए अध्याय और नई सीख के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।